फाइन लेता हूँ उधर ऑफिस में रखवा था। चलो बेटे जरा बोर्ड पे तवज्जो अब। अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड पे तवज्जो सर। लुक एट द बोर्ड प्लीज। Sir, your screen is not sharing. करना बोला हमने अभी। अब आप लोगों ने आपस में बात करनी है कोई? Sir, your screen जी मैं is भी not करता हूँ sharing. डिस्ट्रैक्ट होके वापस। किसको नहीं मिली बेटे? ये बेटा इसको वो शेयर दे। जी बेटा मैंने सुन लिया, मैं भी करता हूँ शेयर। जी बेटे। सॉरी। जी जी ले लें। और भी किसी को नहीं मिली प्लीज रेज योर हैंड। आपको मिल गई है? ये दूसरी उसको फलक को दे दो। अब फलक बेटे क्लास में रुकना है या बाहर जाना है? तो कैसे है, अब क्या तरीका वाला उसका? काम पे ध्यान देना, बात करनी तो आप यू कैन स्टेप आउटसाइड, ठीक है जी। इस वर्कशीट के पहले दो पेजेस आपको मैंने होमवर्क के तौर पे दिए थे, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ाया था वहां तक पहले दो पेजेस की ही बात है। ठीक है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे बताते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऐसे बताते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स पहले एक्स एक्सिस से देखना है। एक्स एक्सिस से मीन क्या आता है 2, और वाई एक्सिस से क्या वैल्यू बनती है कॉरेस्पॉन्डिंग -5। कैसे पता लगा? मैंने यहाँ से एक्स एक्सिस को जाके टच किया और यहाँ से मैंने वाई एक्सिस को जाके टच किया। मसला क्लियर ऑन दिस? क्वेश्चन नंबर 1 कोई इशू? ये जो लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखने थे। ये सिर्फ ड्रॉ करनी है तो एज रफ नोट ड्रॉ करनी है। क्यों? इससे देखने के लिए कि क्या वैल्यूज बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने कहा था कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपने। ए है, आपको पहले एक्स एक्सिस से देखना है। अब ये 5 है तो ये 6 होगा, 7 8 9 10, सो ये 9 बनता है। सो एक्स एक्सिस की तरफ से 9 वैल्यू है, वाई की तरफ से क्या वैल्यू है? 6। गलती की है मैंने? कोई कोई आइडेंटिफाई कर सकता है क्या गलती की है? शाबाश। गलती ये की है कि हमने ये भी तो देखना है जीरो से किस तरफ है। कोर्स यहाँ पे माइनस मेंशन नहीं है, इसको भी देखा जा सकता है। असल में यहाँ पे क्या होना था? -9 और 6। -9 और 6। ये पेपर में इस तरह भी लिखने के लिए आ जाता है और अलग स्पेस भी दी होती है समटाइम्स लिखने के लिए कि वहां लिखें। फिर इसी तरह आप हमारे पास आया था क्वेश्चन नंबर 3। अब वो कहता है आप प्लॉट करें पॉइंट्स को। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है भला? ये जो -4 है, एक्स को। और ये तो -4 आपने देखना एक्स एक्सिस से जो कि यहाँ पे है, और आपने 3 देखना है वाई एक्सिस से जो कि यहाँ दरमियान में बनता है आपको। ठीक है जी। और यहाँ से ये पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट बना? ये जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये है जनाब वो पॉइंट। और आपने जब ऐसे करना हो तब भी साथ लिखना ही होगा आपको ये कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वो -10 और -11, तो -10 हमने एक्स एक्सिस से देखना है और -11 हमने वाई एक्सिस से देखना है। तो -10 और -11 ये जनाब हमारे पास यहाँ ये पॉइंट आता है। आगे चलें। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई एक्स प्लस 3 बिटवीन दीज पॉइंट्स। जी है आपके पास? ये ना, आपके पास है वर्कशीट? ड्रॉ करना है अब ग्राफ। आपने जब ग्राफ ड्रॉ करना हो तो उसका क्या तरीका होता है? फलक बेटे देखना, हमें उसने कहा है कि y की वैल्यू है इक्वल टू x+3 के, यानी y की वैल्यू x से फाइंड होगी। अब x में क्या वैल्यूज पुट करनी है? अगर ये हमें ना दिया होता तो x में वैल्यूज हम अपने पास से कोई दो तीन फर्जी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कुरान नहीं उतारो क्या बेटे। x में हम वैल्यूज अपने पास से पुट करते रहते हैं और उसको अकॉर्डिंगली y निकलता रहता, प्लॉट करते रहते हैं। लेकिन जब उन्होंने रेंज दी हो हमें, तो फिर डेटा की वही रेंज यूज करनी होती है हमने। कम से कम 3 पॉइंट्स हमें लेने चाहिए। कम से कम क्या करना चाहिए? उसका तरीकाकार अगर रफ वर्क आपने करना है, आप इस तरह से रफ वर्क कर लीजिए। आप एक यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए इस तरह से। यहाँ पे लिखिए एक्स और वाई, लाइन लगाइए यहाँ पे। पहले एक्स की वैल्यू कुछ तीन, कोई तीन वैल्यूज एक्स और वाई की ले लीजिए। एक्स की वैल्यू मिसाल के तौर पे एक आसान तरीका होता है, 0 ले लें। अगर एक्स 0 हो तो उस इक्वेशन में पुट करें वाई की वैल्यू 3 निकलती है। वाई की वैल्यू क्या निकलती है? एक दूसरा आसान तरीका होता है वाई की वैल्यू 0 ले लें।
अगर उसमें y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? -3। ठीक है। और 1 ले लेना भी आसान है, कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हैं। इट कैन बी एनी वैल्यूज, सिर्फ रेंज उसने कहा उसका ख्याल रखें। वो हमसे ये चाहता है कि आप -2 वैल्यू लें x की, आप -1 लें, वैल्यूज 0 लें, फिर उसके बाद इसको बढ़ा के 1 करें और 2 तक आप वैल्यूज, वो चाहता है आप ये वाली वैल्यूज लें। क्वेश्चन में रेंज देने का उसका मकसद ये है। जब -2 यहाँ पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाती है। जब -1 पुट करते हैं y की वैल्यू 2 आ जाती है। जब 0 पुट करते हैं y की वैल्यू 3 आ जाती है। जब 1 पुट करते हैं y की वैल्यू 4 आ जाती है। 2 पुट करते हैं y की वैल्यू, दिस इज व्हाट द एग्जामिनर वांट्स यू टू डू। इस तरह के क्वेश्चंस में वो ये जो राइट साइड पे मैंने बॉक्स बनाया है वो बॉक्स वो बना के देते हैं, और कोई वैल्यूज मिस कर देते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, है वर्कशीट है आपके पास, तो ये ले लो ना, करो सॉल्व। ये लो, एक जना आगे पकड़ लो, दो फिर नहीं आगे आओ, 2-3 वर्कशीट्स पकड़ लो। ये लो, वर्कशीट डालो नीचे। अब इनके साथ प्लॉटिंग कर लेते हैं। कैसे प्लॉटिंग कर लेते हैं? एक्स की वैल्यू जब 0 है तो वाई की वैल्यू 3 है। ये पॉइंट है जनाब। एक्स की वैल्यू जब वाई की वैल्यू 1 है, कोई भी पुट कर एक्स की वैल्यू जब -2 थी तो वाई की वैल्यू 1 थी। जब एक्स की वैल्यू -1 थी तो वाई की वैल्यू 2 थी। और मेरे लिए इतने ही पॉइंट्स काफी हैं लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए। फिर भी चलें, जब एक्स की वैल्यू 0 थी, वाई की वैल्यू 3 थी, वो कर लिया हमने। जब एक्स की वैल्यू 1 थी तो वाई की वैल्यू 4 थी। जब एक्स की वैल्यू 2 थी, वाई की वैल्यू 5 थी। तो हमारे पास जो लाइन बनती है वो क्या बनती है? यही लाइन आपने ड्रॉ करनी है इन पॉइंट्स की दरमियान की आपस में। ठीक है बेटे, कोई S- कंफ्यूजन? oh, never mind. I thought each line meant one. Okay, yeah. क्वेश्चन नंबर 6 इस जी जी बेटे, मैंने बॉक्स में उसने ये देखिए यहाँ रेंज दी हुई है, -2 से लेकर 2 तक वैल्यूज है। तो मैंने एक्स की वैल्यूज फिल कर दी, -2, -1, 0, 1, 2, और अकॉर्डिंगली इसी को पुट कर करके वाई की वैल्यूज निकाल ली। अब ये मेरे प्लॉटर्स बन गए, पॉइंट्स बन गए प्लॉट करने के लिए, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है। Oh, इसी okay. तरह आप यहाँ बॉक्स बनाते हैं। आप लोग कोशिश करें, ये आपको वैसे होमवर्क था तो आप लोगों ने बनाया होना चाहिए, लेकिन चले नहीं बनाया हुआ तो आप प्लीज देखें, मुझसे पहले बनाने की कोशिश करें। Share your screen. एक्स की वैल्यू वही पुट कर देते हैं जी, -2, -1, 0, 1 और 2। वाई की वैल्यू जनाब, अब आपको शायद सॉल्व करके देखना पड़े। -2 पुट करूंगा तो -8 बन जाएगा। ये -8 और -10 क्या होता है? -18 होता है। फिर -1 पुट करूंगा तो ये -4 बन जाएगा, -14 आएगा। 0 पुट करूंगा तो -10 आएगा। 1 पुट करूंगा तो -6 आएगा। 2 पुट करूंगा तो -2 आएगा। प्लॉट कर लेते हैं इसे। जब x 0 था तो ये -10 था, यानी कि ये पॉइंट। जब x -1 था तो ये -14 था, यानी कि ये। जब x -2 था तो ये -18 था, यानी कि ये। जब x 1 हुआ तो ये -6 था, x 1 हुआ तो ये -6 था, और जब x 2 हुआ तो ये -2 था।
ये बेटा हमारी लाइन बन गई। बेटे समझ आ रही है आपको? फलक, समझ आ रही कि नहीं? तो कुछ पूछोगे तो मैं क्या करूं मसलन? ध्यान किधर है फिर आपका? तो फिर आपने तो कुछ पूछा ही नहीं अभी तक मेरे से। हैं? तो पूछेंगे तो मुझे पता लगेगा, समझ नहीं आई। ये पता लगा मैंने बॉक्स क्या बनाया? मैंने एक्स और वाई लिखा हुआ है। एक्स के अंदर उसने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज डालनी है, -2 -1 0 1 2 डालनी है। उसने कहा इसको अकॉर्डिंगली वाई की वैल्यू निकालनी है, कैसे? इस इक्वेशन में पुट करके। एक्स की वैल्यू -2 पुट करता हूँ तो 4 -2 यार कितना होता है? मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना? हाँ, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है? -8। तो एक्स की वैल्यू -2 है जब, तो ये -8 और -10 कितना होता है? -8 और -10 कितना होता है? तो ये -18 निकला। ऐसे करके मैंने सारी वैल्यूज, फिर 1 -1 पुट किया, -4 हो गया, -4 और -10 -14 हो गया। 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, -10 आ गया। 1 पुट किया तो 4 -10 -6। 2 पुट किया तो 2 4 8, 8 -10 -2 पुट हो गया। 2 सर पुट करूं तो आपने 2 x 4 क्या माइनस। होता है? 8 प्लस का 8 है ना, -10। एक मिनट आमना, एक मिनट, 8 हो गया ना, 8 -10 कितना होगा? -2। अब ये प्लॉट करने, एक्स की वैल्यू -2 कहाँ से है? ये 0 है, ये 5 है, ये -1 -2 -3 -4 -5 है। एक्स की वैल्यू क्या लेनी है पहले? -2, 1 -2 आ गई। अब जब एक्स की वैल्यू -2 थी तो वाई की क्या थी? -18। वाई की वैल्यू यहाँ से देखनी है, 5 10 15 16 17 18। अब इधर से लाइन इस तरफ आ रही है, इधर से इस तरफ आ रही है, ये पॉइंट कट रहा है। ये मैंने पॉइंट गलत लगाया हुआ है, 18 पे नहीं 19 पे लगाया हुआ है। इस पॉइंट को ठीक कर देते हैं। जी, 1 16 17 18, ये बेटा पॉइंट आता है। ये लाइन एक्सटेंड हो गई यहाँ तक आती है। पता लग गया पॉइंट कैसे ये लिया है मैंने? पलक, पता पता लग गया? अगले के लिए फिर देखेंगे। दोबारा ली थी -1 लिया था तो -14 आया था। इधर से -1, 13, 10 11 12 13 14, ये पॉइंट आ गया। यानी एक पहले एक्स एक्सिस से वैल्यू लेनी, दूसरी फिर जब 0 लिया था तो उसकी वैल्यू 10 थी। ये एक्स एक्सिस से देखो 0 वैल्यू, वाई एक्सिस पे -10। पॉइंट्स लगा दिए। लगाने के बाद ग्राफ कहते हैं इन पॉइंट्स को जोड़ने को, स्ट्रेट लाइन से ये जुड़ गए आपस में। कोई कंफ्यूजन? समझ आ गई अब कि नहीं? अगला सवाल खुद ट्राई करें जरा करने की। जी, आप ना बताएं, आप कुछ कह रही थी बेटे। सर वो -18 वाला ही कह रही थी। ठीक हो गया। अब आ जाता है जी -5। ये देखो फिर से बॉक्स बना रहा हूँ, पलक आप स्पेशली देख लें, आप कल नहीं थे। ये आ गया मेरे पास एक्स और वाई के लिए पोजीशन। कितनी वैल्यूज हैं? पहले -1 है, फिर -1 के बाद क्या होगी? 0। 0 के बाद क्या होगी? 1। 1 के बाद 2। 2 के बाद 3 के बाद और 4 के बाद। क्योंकि नीचे इक्वल टू का भी साइन है तो यहाँ तक वैल्यू जाएगी। अब सबको इस इक्वेशन में पुट करके देख लेना। जब इसको मैं पुट करता हूँ 0, तो ये तो 0 हो जाता है, तो 7 रह जाता है। पहले तो ये आ गई। ठीक है जी। जब -1 पुट करता हूँ तो -3 -1 से मल्टीप्लाई होके 3 बन जाता है। तो 3 + 7 10 बन गया। जब 1 पुट करता हूँ तो -3 बन जाता है, -7 4। 2 पुट करता हूँ तो -6 बन जाता है, -6 + 7 1। 3 पुट करता हूँ तो -9 बन जाता है, +7 -2। 4 पुट करता हूँ तो -12 बन जाता है, +7 यानी कि -5 यानी कि माइनस। और अगर पुट करता हूँ 5 तो -15 बन जाता है, +7 -8। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, मसला? पलक साहब ये समझ आए पॉइंट्स के नहीं?
जल्दी जल्दी बना लें, फिर पेन सही तरह पकड़ के जल्दी बॉक्स बनाओ पूरा। जल्दी जल्दी बनाओ, शाबाश जी। तो क्या हुआ बेटा? जी, कौन सा बॉक्स नहीं है? कौन सी बेटा? लाइन नहीं है? हाँ, वाई एक्सिस माइनस में है, ऊपर निकला कहीं पे? निकला है वाकई। हाँ निकला है, बिल्कुल निकला। एक्स एक्सिस की लाइनें तो हैं। वो प्रिंटिंग में नहीं नजर आई होंगी लाइनें, आपको सामने बोर्ड पे ही नजर आ रही। अब आप देखिए बेटे, मेरे पास ये जो ग्राफ है इसमें बच्चे ने निशानदेही ये की है कि सर आपके जो आंसर्स हैं वो देखें नेगेटिव में निकल रहे हैं, -2 तक जा रहा है, -5 तक जा रहा है, और -8 तक जा रहा है। मैं क्या करूं इधर? पॉजिटिव वाले भी आपको नजर आ रहे हैं, तो हम जरा पॉजिटिव वाले बना लें। जी, पहले थी जी -1 ली थी वैल्यू, तो वाई की वैल्यू आई थी 10। -1 बनता है यहाँ पे बेटे, ठीक है, और 10 बनता है यहाँ पे। मैं इसको हाइलाइटर से शो कर सकता था। ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया। कौन सा आ गया ये? मेरे पास आ गया -1 और 10। प्लॉट कर देता हूँ साथ साथ। 0 था तो 7 है। ये आ गया मेरे पास बेटे 0 और 7। 1 है तो एक्सिस की वैल्यू 1 है तो 4 बनता है। ये आ गया मेरे पास। किधर जा रहा है अब? 1 और 4। फिर उसके बाद आ जाते हैं 2। 2 के साथ आता है 1। जब वैल्यू 2 है और 1, ये आ गया मेरे पास वो पॉइंट बेटे, 2 और 1। अब 3 के साथ -2 है। 3 के साथ -2 भी मैं निकाल सकता हूँ, यहां बनेगा वो पॉइंट। 3 और -2। इसके आगे पॉइंट्स निकाल सकता हूँ बेटे मैं? क्या इसके आगे पॉइंट्स निकाल सकता हूँ? नहीं ना निकाल सकता। तो पेपर में ये आ जाएगा तो क्या होगा? पेपर में अगर ये आ जाएगा तो आप यहां से, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली अपनी, ठीक है। इस लाइन का मैं कलर चेंज करता हूँ समझाने के लिए कि करना क्या है। लेट्स पुट इट ब्लू। मैंने यहां से अपनी लाइन ड्रॉ कर दी। अब जरा आपने गौर करना है कि ये जो मेरे पास लाइन है इसकी उसने रेंज दी हुई थी -1 से 5 तक। कहाँ तक जाना था? -1 से। तो मैं इसको एक तो यहां से ऐसे बना सकता हूँ एक तरीका, कि मैंने इसको यहाँ से जहां तक भी ये कनेक्ट होता है वहां, क्योंकि वो है ना वाइड, वो है लीनियर है ना, तो रहेगी तो स्ट्रेट। एक तरीका ये है करने का। पेपर में ये अडॉप्ट करना है? नहीं, पेपर में ये अडॉप्ट नहीं करना। दूसरा तरीका, इस साइड से तो वो अपनी रेंज को हिट कर रही है ना, दूसरी साइड से अभी वो अपनी रेंज पे नहीं ना पहुंची, तो दूसरी साइड पे हम ऐसे एरो डाल देंगे कि ये भी आगे कंटिन्यू होगा। और ऐसा पेपर में आएगा नहीं वैसे। हाँ जी, हाँ जी, अगर आए तो ऐसे कर। ठीक है, तो मसला ऐसा होगा नहीं वैसे पेपर में। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, लेकिन अगर आए तो यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। अली समझ आ गई बात? इधर क्यों नहीं एरो डाला? क्योंकि लाइन कंटिन्यूड इस साइड पे नहीं है। उधर क्यों एरो डाला है? कि भी लाइन अभी कंटिन्यूड। बेटे वहां पे पूरी रेंज ना जब दी हो तब ऐसे होता। जब सिर्फ ये बताएंगे कोई लाइन है जिसपे ये दो पॉइंट्स हैं, जो अगले क्वेश्चन में आएगा, जो मैं अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ करना है ग्राफ। फिर से देखें उसने रेंज दी हुई है। मैं इस रेंज के लिए ऊपर वाले को जरा कॉपी, आप दोबारा से बना ले, मैं जरा इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ। ये वाले पार्ट को होता है कॉपी पेस्ट होता है अभी। एक्स की रेंज उसने वही दी हुई थी, इसलिए मैंने एक्स वाली वैल्यूज वही ले ली। वाई की रेंज, इक्वेशन चूंकि डिफरेंट है तो वाई की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। मेरे से पूछ लो बेटे, मेरे से पूछ लो, क्या पूछना? समझ आ गई है? ठीक है, अब -5 जब इधर So पुट करेंगे। जी बेटे। एक्स की रेंज it's चेंज नहीं। yes, look at the range. सॉरी, रेंज चेंज है, सॉरी सॉरी, मेरी गलती। जी जी, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग में। जी जी, मुझे गलती लग गई जी, थैंक यू आपका बताने का। मैं इसको जल्दी से चेंज कर लेता हूँ, रेंज गलत हो गई है जी। मैं सॉरी, बूढ़ा हो गया हूं ना थोड़ा सा, तो जरा नजर नजर आता है, देखता नहीं हूँ शायद। -4, -3, -2, -1, ये रेंज है बेटे इसकी। इसकी रेंज ये। -5 इधर पुट करूंगा तो क्या होगा?
अब्दुल आदि, क्या होगा -5 यहाँ पुट करूंगा, -8 को -5 से मल्टीप्लाई करें क्या होता है? नहीं बेटे, माइनस माइनस प्लस होता है। 8 5 जार 40, क्या बनेगा? 40 + 10 क्या होगा बेटे? इसमें कोई शर्म की जग नहीं है कि आपको ये सारे रफ सॉल्व करने पड़े, कोई मसला इसमें। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ। 2y = -8 x + 10। सबसे पहले पहली वाली ले लेते हैं। सबसे पहले दोनों सारी साइड्स को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ये बच जाएगा y = -4x + 5। मैंने सबको क्या कर दिया है? 2 पे डिवाइड कर दिया है। बेटे, प्यारे बेटे, अभी पिछले क्वेश्चन पे रुके हो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। जी सर। मैंने कर दी। ठीक है। हाँ, मुझे तो पूछना नहीं है, अली को बता दें, किसको बता दें? जी जी, ठीक है, ठीक है। अली को बता दें, उसको मैम को बता दें, बस मुझे। अल्लाह की शुक्र, अल्लाह की शुक्र। जी बेटे, मैं सॉरी क्या कह रहा था? हाँ जी, कोई सवाल है पिछले से मुतल्लिक? तो फिर अब मैं अगला समझा रहा हूँ, ये भी मिस हो जाएगा, पिछला भी हो जाएगा। रेंज हमने लिख ली, मैं पहले उस इक्वेशन को और सिंपलीफाई हो सकती है तो सिंपलीफाई कर रहा हूँ। कैसे? सारों को 2 पे डिवाइड करके। ना होता तो ये 2 को उधर ले जाता सिंपली। बेटा इधर काम पे तवज्जो सिर्फ चाहिए। अब इस इक्वेशन को मैं जरा 5 वैल्यूज इसके अंदर पुट कर लेता हूँ। पहले कौन सी वैल्यू पुट कर लेनी है? y = -4 × -5 + 5। क्या बन गया ये बेटे? 5 4 = 20 +5, क्या आंसर आ गया? 25। 25 यहाँ पे पुट कर देंगे। दूसरी दफा पे क्या होगा, मैं चाहता हूँ इस दफा सारी सॉल्व करके दिखा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। y = फिर से वही लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन, -4 इंटू, दूसरी दफा इनपुट क्या लेनी है? -4। -4 + 5। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करें 16 + 5 = 20। 25 था पहले पुट किया, अब 21 पुट करेंगे। अब -3 पुट करना है तीसरी दफा में। y = -4 इंटू -3 + 5, क्या बन जाता है बेटे? 12 + 5। अब्दुल आदि, ये समझ आ रही है? अब्दुल आदि, ये समझ आई है कि नहीं? फलक, आपको समझ आई है? y = -4 इंटू, अब क्या इनपुट लेनी है? -2। -2 + 5, दिस इक्वल्स टू 8 + 5 = 13। 13 वैल्यू पुट कर रहे हैं, हरम समझ आ रही है? और आखिरी -1, y = -4 इंटू -1 + 5। 4 + 5 = 9। और ये जनाब हमारे पास आ गया 9। इनको अब प्लग इन करना उधर, फलक साहब। ये मेरे पास एक्स वाई आ गए हैं। पहला था -5x, तो उसके लिए 25 था y। -5 इधर से देखा, ऊपर से 25 देख रहे हैं, यहाँ पे है। ये बेटा मेरा पॉइंट बन रहा है। दूसरा है -4, -4 के साथ 21 बनना है, ये बेटा -4 है। 21 ये वाला पॉइंट है बेटा। ठीक है। तीसरा है बेटे -3, -3 के साथ है 17, ये बेटा -3 है। 17 कैसे निकलेगा? 20 से 3 नीचे आए तो 19 18 और ये 17। सारे पॉइंट्स प्लॉट भी कर देते हैं, चलो। -5 और 25। दूसरा क्या था? -4 और 21। तीसरा क्या है? -3 और 17। चौथा पॉइंट है जी -2 और 13, ये बेटा -2 है। 13 कहाँ है बेटे? ये है बेटे, -2 और 13। फिर बेटे -1 है, -1 और 9, ये बेटे -1 और 9 है। ये प्यारे बेटे हमारे पास आ गई लाइन, चूंकि रेंज दी हुई है फिक्स्ड लाइन। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें। ऑल क्लियर? चलें जी। अब यहां से आगे बेटे मैंने कहा था कि आपको थोड़ा सा वो करना है, क्या करना है? थोड़ा सा पढ़ाने के बाद यहां से आगे सॉल्व करना है, ठीक है? लेट है आप बेटा, बहुत।
आज का टॉपिक है बेटे ग्राफ्स एंड इक्वेशंस। किधर जा रहे हो बेटे? जा, आ जाओ वापस। 1 मिनट, वापस आ जाओ। वापस आ जाओ, बैठ जाओ। A graph can be described using algebraic equations। कोई भी ग्राफ हो बेटे, उसे अलजेब्रिक इक्वेशंस को यूज करते हुए डिस्क्राइब किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे, जी बेटे ऐसे ही कह लें। मिसाल के तौर पे ग्राफ एंड इक्वेशन, मैंने पहले ही कहा था इक्वेशन भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे बेटे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। स्पीकर? नहीं सर। सर अली, सर अली को बुलाना बेटे। इन लोगों को छुट्टी हो गई है, घर जाएंगे, लेकिन इनमें से अगर कोई किसी दूसरे के साथ जाएगा तो पहले उसके घर इन्फॉर्म होगा फिर जाएगा, वरना ये लोग एक दूसरे के साथ जाने वाले नहीं है। ये पहले इकट्ठे गए थे तो लेट पहुंचे थे, तो इनके घर वाले परेशान होते हैं। जी बच्चों, तो मिसाल के तौर पे ग्राफ कैसा हो सकता है बेटे? क्या ग्राफ बेटे ऐसा हो सकता है? ये मैं ग्रीन लाइन जो बना रहा हूँ, यस और नो। Yes. एक ग्राफ को जब भी हम एक ग्राफ में से किसी भी पॉइंट का जो हमने डिस्क्राइब करना होता है, मिसाल के तौर पे मैंने इस ग्राफ में इस पॉइंट को हाईलाइट करना। इस पॉइंट को कैसे बताएंगे? ऑफ कोर्स आप देखेंगे एक्स एक्सिस से उसकी वैल्यू क्या है और वाई एक्सिस से उसकी वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 और 2.5 बनती है। ठीक है, यस और नो? अभी क्लियर सो फा रहा है ना? 2.5 बनती है ना? जी।
मैंने भी बात नहीं की ग्रेडियंट की तो। मैंने तो कहा क्या ये इक्वेशन ग्राफ क्या ऐसा ग्राफ हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। इसके इस पॉइंट को देखें तो वैल्यू क्या है 1 और कॉमा 2.5। इस पॉइंट को देखें तो क्या है 1 और कॉमा 1। कोई पॉइंट भी आप पकड़ लें तो 1 और कॉमा 4। इस पूरे ग्राफ में जो मर्जी पॉइंट आप पकड़ लें, अब देखें एक्स एक्सेस की वैल्यू 1 ही रह रही है, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स एक्सेस की वैल्यू चेंज। तो बजाय इसके कि मैं एक्स और वाई दोनों को यूज करूं, क्या मैं इस ग्राफ को सिंपली ये नहीं कह सकता कि इसकी इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 1? ये है आपका वर्टिकल ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? जब ग्राफ वर्टिकल हो, हमें वाई की जरूरत खत्म हो जाती है। ग्राफ को डिस्क्राइब करने के लिए वाई की जरूरत नहीं रहती। क्या देखो प्रॉब्लम, क्योंकि आप जो मर्जी कर लीजिए, जिस मर्जी पूरे ग्राफ में जिस मर्जी पॉइंट पर रहमा चले जाएं, एक्स की वैल्यू चेंज। हमें इतना ही कहना काफी है कि एक्स की वैल्यू 1। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अगर ग्राफ वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी तो हो सकता है। यस। एरो हेड आपको बता रहा है कि ग्राफ कंटिन्यूस है, राइट? एरो हेड आपको बता रहा है कि ग्राफ। अब इसमें भी आप किसी पॉइंट को पकड़ लीजिए, इस पॉइंट को पकड़ते हैं, यहाँ क्या है 1, 3। इस पॉइंट को पकड़ते हैं, यहाँ क्या है 3.5, 3। सॉरी मिट गया पॉइंट, दोबारा करता हूँ जी। 1, 1, 3। यहाँ क्या हो रहा है 2.5, 3। यहाँ क्या हो रहा है 4.5, 3। यहाँ क्या हो रहा है 5.5, किसी भी पॉइंट पे चले जाएं। अब एक्स एक्सिस की वैल्यू बदल रही है, वाई एक्सिस की वैल्यू बदल नहीं रही। तो अब इसमें हमें एक्स की जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि मैं जब कहता हूं y इज इक्वल टू 3, तो फिर आप जहां से मर्जी देखें, ये ग्राफ हमारे पास सही डिस्क्राइब। जी लिख लिया आपने? सर सलार साहब लिख लिया? कोई कंफ्यूजन? अरबी एनीवेयर कोई कंफ्यूजन बेटे? इसका मतलब है कि ग्राफ को एक्स और वाई दोनों की जरूरत तभी पड़ेगी जब क्या होगा, ग्राफ इंक्लाइंड या डिक्लाइंड या रिक्लाइंड होगा। ये बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? क्लियर ऑन दिस? जब ग्राफ बेटा आपके ओरिजिन से चल रहा हो, कहां से चल रहा 1 हो, second sir, मेरा तो पेंसिल फिर बदल। जब ग्राफ ओरिजिन से चल रहा हो, कहां से चल रहा हो, ओरिजिन से, तो फिर हमें देखना पड़ता है कि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक्स के साथ क्या हो रहा है और वाई के साथ क्या हो रहा है। किसी भी पॉइंट पे इस ग्राफ में हम चले जाते हैं, यहाँ अगर वैल्यू इसकी 1 है तो उसकी भी 1, यानी ये 1, 1 है। यहाँ पर वैल्यू 2, 2 है। यहाँ पर वैल्यू 3, 3 है। यहाँ पर वैल्यू 4, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है समवट, मैं इसको ग्राफ को और बेहतर बना देता हूँ। आप किसी भी पॉइंट पे जाएंगे, आपको ग्राफ कैसा लगेगा? 1, 1। आप यहाँ चले जाइए 3, 3 है। यहाँ चले जाइए 4, 4 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका ग्राफ क्या है? दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। क्या ऐसे इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है? यस और नो? अब आपने गौर ये करना है कि जो y जो है इसके साथ जो x है, ये 1 लिखा हुआ है। ये क्या होता है यहाँ पे, जब इधर कुछ ना लिखा हो दोनों तरफ 1 लिखा हुआ है ना,
ये क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि बेटे ग्राफ जो है वो मेरे पास इस तरह से भी हो सकता था। यस और नो? ग्राफ मेरे पास, ये पेज बड़ा नहीं होता? नहीं होता। स्पेस कम, साइज छोटा कर लेता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ मिलकर इन दोनों ग्राफ्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर लें कि इनके अंदर आपस में क्या फर्क है। ये जो दो ग्राफ हैं इनका आपस का क्या फर्क है? दोनों स्ट्रेट लाइन है, एक की स्लोप ज्यादा है, एक की स्लोप। हम जरा पीछे वाले को देखते हैं तो इसमें जो स्लोप बनती है हमारे पास, एक्स में अगर चेंज आता है 2 पॉइंट्स का तो वाई में भी चेंज कितना आता है? ग्राफ के कोई भी 2 पॉइंट्स उठा लें आप, जितने पॉइंट्स का चेंज एक्स में आ रहा है उतने ही पॉइंट्स का वाई में आ रहा है। यहां से चलते हैं यहां तक, यहां से लेते हैं यहां तक चलते हैं। कितने पॉइंट्स का फर्क आया एक्स के अंदर? 1, 2 और 3। वाई के अंदर भी आप देखेंगे इतना ही फर्क आया होगा, 1, 2 और 3। स्ट्रेट लाइन जब भी होगी तो रेट तो कांस्टेंट होगा ही होगा। इधर आप देखिए इनकी भी रेशो सेम है साल के तौर पे। हम एक्स के अंदर डिफरेंस डालते हैं बेटे 1 पॉइंट का, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली वाई के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 पॉइंट्स का। मैं चीजों को राउंड रखने के लिए, सिर्फ राउंडेड फिगर्स ताकि आपको पढ़ाने में आसानी हो जाए, मैं ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ जो जरा सहूलत हो जाए आपके लिए। मैं पोजीशनिंग इस डायग्राम की ऐसे कर देता हूँ कि बॉक्सेस के साथ आपको काउंटिंग करने में आसानी हो जाए। ये जनाब हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। सर आप कहीं से भी देखेंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स उठाएंगे, अगर एक्स का एक बॉक्स का डिफरेंस है इधर और वाई का डिफरेंस है 2 पॉइंट्स का यहाँ पर, तो कोई भी 2 पॉइंट्स उठाएंगे इनका आपस में यही रेशो रहेगी। क्या? एक्स में जितना चेंज है वाई में उससे डबल चेंज है। कोई 2 पॉइंट्स लेके देख लेते हैं मिसाल के तौर पे। हम लेते हैं एक्स का ये पॉइंट और 2 का फर्क डाल देते हैं एक्स के साथ। अब अगर स्ट्रेट लाइन का वाकई स्लोप कांस्टेंट होती है तो वाई में कितना चेंज आना चाहिए? डबल। इससे कितना चेंज आना चाहिए? इससे एक्स में अगर 2 पॉइंट्स का फर्क आया तो वाई में देखें कितना आ रहा है? 4 का फर्क है। यहां तक मैंने सिर्फ ये साबित करना था कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप, स्टीपनेस, या मैथ्स में जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट, क्या कहते हैं, वो जो इस तरह का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट, इसके लिए लफ्ज क्या क्या इस्तेमाल होता है? स्लोप, स्टीपनेस, ग्रेडियंट और रेट। मैथ्स में ये सारे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट या स्लोप कांस्टेंट होती है हमेशा। क्या होती है? कोई प्रॉब्लम? लेकिन जरूरी ये है कि एक्स और वाई दोनों पे डिपेंडेंट हो। इधर भी कोई ना कोई ग्रेडियंट है, लेकिन इस ग्रेडियंट में और उस ग्रेडियंट में कोई ना कोई फर्क है। इसका, इसकी स्लोप ज्यादा है, इसका ग्रेडियंट ज्यादा है, इसका ग्रेडियंट कम। कोई प्रॉब्लम? कोई कंफ्यूजन? तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर ये जो पहला ग्राफ है हमारे पास, इसके अंदर बिगर ग्रेडियंट है या लार्जर ग्रेडियंट है। किधर जा रहे हो बेटे?
2 मिनट रुक जाओ। और इसके अंदर ग्रेडियंट स्मॉलर ग्रेडियंट है। यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब ग्रेडियंट होती है स्लोप। ग्रेडियंट क्या होती है? आप देखिए ये जो दो लाइनें हमने शुरू में बनाई थी, इनके अंदर कोई स्लोप बन रही है? राइमा, इन दोनों के अंदर कोई स्लोप बन रही है? तो हम कहते हैं कि इसके लिए हम कहते हैं कि इसमें ग्रेडियंट 0 है। क्या है? ग्रेडियंट। और ये जो होता है इसके लिए हम कहते हैं कि इसका ग्रेडियंट इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड है, हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ग्रेडियंट क्या है कि एक्स में कितना चेंज आए तो वाई में कितना चेंज आएगा। इन दोनों में एक्स और वाई का ताल्लुक ही नहीं है, यहाँ एक्स है या वाई है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? और क्लियर सो फार? बेटे फलक, यहाँ तक बातें समझ आ गई मेरी कि नहीं? थक गया हूँ, थक गया हूँ, है? थोड़ी सी बर्दाश्त कर लो, 1 मिनट की और। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? यस। ग्रेडियंट पता लग गया किसको कहते हैं, कि लाइन कितनी लेटी हुई है। ये कम लेटी हुई है, इसका ग्रेडियंट ज्यादा है। यानी कितनी स्टीप स्लोप किसकी ज्यादा है, इसका ग्रेडियंट ज्यादा है, इसका ग्रेडियंट। फिर एक चीज आपको और इधर से सिर्फ याद कर लेनी है, वो क्या है कि ये सारे ग्रेडियंट्स पॉजिटिव है। ये सारे ग्रेडियंट्स क्या है बेटे? कोई चीज होती है उसको हम कहते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट। क्या कहते हैं उसको बेटे? वो नेगेटिव ग्रेडियंट कैसा होता है दिखने में, मैं चाहता हूँ वो भी आपको यहीं पे समझा दिए थे। बेटा वो इस तरह नहीं होता कि यहां से नीचे गुजर रहा है, उसमें वो उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है। ठीक हो गया? और है एरो इधर भी डला हुआ। ये बेटे हमारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। कोई मसला? वी क्लियर सो फार? अब आप देखिए, इन इक्वेशन में तो ग्रेडियंट था ही नहीं, दूसरा वेरिएबल भी नहीं था, तो उसका कोई ताल्लुक। हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है? अ ग्राफ कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग एन अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर हमारी ये बात सच है, तो यहां पर भी तो ग्राफ को डिस्क्राइब करने के लिए इक्वेशन होनी चाहिए ना। तो यहां पर हमें फिर पता लगा कि यार हमें ग्राफ के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, लीनियर ग्राफ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो सिर्फ y और x का रिलेशनशिप नहीं बताया जा सकता, हमें साथ उसका ग्रेडियंट बताना पड़ेगा। और वो ग्रेडियंट क्या के लिए हमने लफ्ज क्या यूज किया? हमने अल्फाबेट m क्या यूज किया? ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स से बताया जा सकता है, ये भी y, सारे ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स से बताए जा सकते हैं, ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स से डिस्क्राइब हो सकता है। ये जो नीचे बने हुए हैं ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स से डिस्क्राइब हो सकते हैं, और ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स से डिस्क्राइब हो सकते हैं। फर्क क्या है? इसके अंदर जो m की वैल्यू लेफ्ट वाले में है, राइट वाले में m की वैल्यू उससे बड़ी होगी। यानी फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, अगर यहाँ m की वैल्यू 1 है, एक एक का फर्क आ रहा था ना, सेम रेशियो थी। रेशियो क्या थी? चेंज इन y ओवर चेंज इन x बराबर आ रहा था ना। तो रेशियो क्या बननी थी? कट जाना था, 1 आ जानी थी। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे डबल हो रहा था, तो m की वैल्यू क्या है? 2 है। यहाँ पर हमने निकाला नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ m की वैल्यू है जो 2 से कम है, 2 से लेस देन 2 है ना। ये वाले ग्राफ के अंदर m की वैल्यू लेस देन, ये कम स्टीप है ना, तो इधर इसकी वैल्यू लेस देन। और इधर पता नहीं m की वैल्यू क्या है, लेकिन वो नेगेटिव है। लेकिन वो क्या है? यहां तक को प्रॉब्लम, यहां तक भी समझ आ गई? अब बात करेंगे हम सिर्फ इतनी कि ग्रेडियंट निकालते कैसे हैं। ग्रेडियंट निकालने के लिए मैं आपको वापस रेफर करूंगा पिछले लेक्चर पे, जिसमें हमने कहा था ग्रेडियंट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। पीछे जहां भी लिखा था यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा फॉर्मूला यूज होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, किसी भी दो पॉइंट्स का आपने ग्रेडियंट निकाल, किसी भी स्ट्रेट लाइन में कोई दो पॉइंट ले लिए जाते हैं। बाद राइट हैंड साइड वाले को y2 और x2 कहते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को x1 और x2 कहते y1 कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर ये वाला पॉइंट होगा y2 का, और ये वाला होगा y1 का, और x2 भी पॉइंट इसी का लिया जाएगा, और x1 इसका लिया जाएगा। इसमें नीचे ऊपर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेफ्ट राइट का है। किसका कॉन्सेप्ट है? ये वाले ग्राफ के अंदर ये x1 और y1 बनेंगे, और ये बनेंगे x2 और y2।
ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है, ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट। आधी ये बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? अब आप देखें कि हमें उसने कहा है, अच्छा जी एक और बात सिर्फ रह गई। अब आप देखें कि हमें उसने कहा यहाँ पे जितने भी वैल्यूज थी, हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू एम एक्स। क्या बन गई? यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स ठीक है, यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स ठीक है, यहाँ पर भी y इज इक्वल टू एम एक्स ठीक है, यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स काफी नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। क्यों नहीं काफी? क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो ग्राफ है बेटे, अगर मैं इसको कॉपी करूं, आप मुझे जरा बताइएगा प्लीज, ये जो दो ग्रीन लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इन दोनों लाइंस में y और x आपस में रिलेटेड है, ये तो इक्वेशन से पता लग रहा है ये कि y और x आपस में रिलेटेड है। m हमें बता रहा है कि लाइन टेढ़ी कितनी है, कम है या ज्यादा है। क्या इन दोनों का ग्रेडियंट सेम है कि नहीं सेम? क्या ये इक्वली टेढ़ी नहीं है? Yes. फिर सोच लें, क्या इनकी स्लोप सेम है या नहीं है? स्लोप तो Mm, सेम है ना, इनका स्लोप नीचे को गिरना सेम है। बॉल इस पे रखेंगे तब भी यहां तक आती आती उतनी स्पीड लगाएगी जितनी इस पे रखे यहां तक आती आती लगाएगी। ये देख तरह से दो स्लाइड्स पड़ी हुई हैं एक पार्क के अंदर, जिनकी स्लोप सेम है, लेकिन अब इनकी पोजीशन में फर्क क्या है? एक एक्स को यहां पर कट कर रही है और दूसरी यहां पर, एक वाई को यहां कट कर रही है और दूसरी यहां पर। फर्क पता लग रहा है दोनों लाइंस के अंदर? स्लोप का फर्क नहीं है, एक्स और वाई के रिलेशनशिप का फर्क। फर्क क्या है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक दूसरे को कट कहां पे करते हैं। यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब ये बात इक्वेशन में कैसे शो करनी है? इक्वेशन में शो करने के लिए हम लोग इसके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। और वो शो कैसे करते हैं? और वो शो करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस सी का वर्ड यूज इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटे? किसी को कोई कंफ्यूजन? जी बोले। सी रिप्रेजेंट करता है कि ये वाई में कहां से गुजर रही है। ऊपर वालों में सी की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं सी लिख भी देता तो सी की वैल्यू क्या थी? सी की जीरो, वो जीरो में से गुजर रही थी। तो आम तौर पे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जब भी लिखते हैं यही लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन अगर m वन हो तो हम फिर क्या करते हैं? वन एक्स प्लस जीरो। आर वी क्लियर ऑन दिस? ये इसके लिए इक्वेशन मान ली। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइए। कोई मसला है तो प्लीज बता दीजिए। नहीं है? हाँ जी। नहीं बेटे, एक 2 मिनट बाद चली जाना, मेरी लेक्चर खत्म होने वाला है, 1-2 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाना इस वक्त। 1 से 2 मिनट लगेंगे बस। sir, जी फिर आप ब्रेक देंगे क्योंकि इस तरह के आप कर रहे हैं कि क्या आप भेज ब्रेक दूंगा बेटा? देंगे। ब्रेक। मुझे थोड़ी समझ, क्या मैं क्या करूंगा? ब्रेक चाहिए आपको? नो, मैं बस पूछ रही हूँ कि देंगे। ब्रेक दूंगा ये पूछ रही हैं आप? यस। 1 मिनट भी, मैं ना तो 2 मिनट सिर्फ मैं ये डिसाइड नहीं करता तो हम दूंगा, 5 मिनट की तो ब्रेक दूंगा ना। यहाँ के बाद बायो सीएस जो होनी होती है तो बच्चों ने रीएडजस्ट होना होता। ओके, तो बायो सीएस के बाद। देखता हूँ बेटे, अभी मुझे अभी इस वक्त तो इसकी तवज्जो है काम की। ओके। अब बेटे इन इक्वेशंस को यूज करके प्लीज तवज्जो से जरा सुनिए। आप मुझे बताइए, अगर आपको पेन एंड पेपर पकड़ा दिया जाए और आपको दो इक्वेशंस के रिलेशंस को डिस्कस करने के लिए कहा जाए, अगर तो बेटे ग्राफ बना हो और इक्वेशन लिखी हो, सुनिएगा प्लीज, फिर आप लोग आपस में टटर कर लीजिएगा। अगर ग्राफ बना हुआ हो और इक्वेशन लिखी हो दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप शो करने के लिए, तो दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसा है? इट इज वेरी ऑब्वियस। ग्राफ देख के पहले पता लग जाता है इक्वेशन की निस्बत। पिक्चर है ना? ग्राफ देख के पहले ही पता लग जाता है इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट है या नहीं डायरेक्ट, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। बेटे रजिस्टर नहीं था अभी बंद करना। इक्वेशन देख के ये बात पता नहीं लगती जल्दी, एज कंपेयर टू इक्वेशन किससे जल्दी पता लग जाता है?
जैसे वो क्रिकेट का मैच होता है ना, वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं दिखाने के लिए कि पहली टीम की परफॉर्मेंस क्या चल रही थी, उसके ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ होती है, दूसरी कंपैरिजन आसानी से ग्राफ से हो जाता है, बजाय इसके कि टेबल बनाओ, दोनों का हर ओवर के बाद का स्कोर लिखाओ। पढ़ा दोनों से जा सकता है, लेकिन ज्यादा जल्दी कहाँ से कैप्चर होता है? ग्राफ से। लेकिन अगर आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ जाए, अगर आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ जाए, तो आप मुझे बताएं, आपके लिए ग्राफ बनाना आसान है या इक्वेशन लिखना आसान है? इक्वेशन लिखना। ग्राफ बनाने के लिए आपको फुटे का ध्यान रखना है, स्केल का ध्यान रखना है, मुख्तलिफ चीजों का ध्यान रखना है ना। तो हमारा पेपर हमसे टेस्ट ये करता है कि आपको ग्राफ की इक्वेशन बनानी आती है कि नहीं, अगर आपको दो तीन चीजें बता दी जाए मिसाल के तौर पे। सैंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन अब हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने लगे। ठीक है जी। क्वेश्चन जनाब हमारे पास है, कहते हैं जी फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लाइन का मतलब है लीनियर है, whose slope is 3 and intercepts y at 7। आपने क्या करना है बेटे आंसर लिखने के लिए? हमेशा पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेनी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक मिनट चलो, खत्म होने वाला लेक्चर, बीच में रह जाती बात फिर। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस स्लोप। क्या क्या चाहिए आपको? y और x को नहीं आपने रिप्लेस करना, आपको m और c चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? m क्या होता है? स्लोप होती है, स्लोप उसने बताई हुई है, कितनी है? 3। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट उसने बताया हुआ है, कितना है? रीम वी ऑन दिस। यहां तो कोई प्रॉब्लम? दैट्स आवर आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक और तरीके से सवाल आता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ ग्राफ विथ स्लोप 7 एंड passes थ्रू। एक उसने कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि ये -1 और 3 में से गुजर के जाता है। बेटे खुजामा इधर ध्यान दे ले, कोई कुछ सीख ले, छोड़ उसको पीछे। उसने कहा है कि इस पॉइंट से ये गुजर के जाती है लाइन। लाइन है तो स्ट्रेट है, स्लोप भी बता दी उसने, गुजर के यहां से जाती है। अब क्या करें? क्या उसने वाई इंटरसेप्ट का तस्करा किया है? आपने भी वाई इंटरसेप्ट का तस्करा। अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो आप अपने पास यहाँ पर साइड नोट पे कह रहे हैं, इसी क्वेश्चन में लिख रहे हैं। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का तो आपको पता ही पता है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का आपको पता ही पता है। जब वो आपको कहें कि एक पॉइंट आपको गिवन है, अब सॉल्व करके दिखाएं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन हमारी उसके लिए क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपके पास क्या चीज आ गई है? स्टैंडर्ड linear graph equation when a coordinate on line is given instead of y intercept। जब y इंटरसेप्ट की बजाय आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया हो, तो हम ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। कोई कंफ्यूजन बच्चों? पहले कौन सी इस्तेमाल करते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वो कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपके पास y इंटरसेप्ट दिया हो। जब y इंटरसेप्ट ना दिया हो तो एक कोऑर्डिनेट दिया होता है, फिर ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। इसमें से ये y1 क्या है भला और x1 क्या है, वो मैं आपके सामने अभी रिप्लेस करके दिखा रहा हूँ। y माइनस y1 क्या है? वो जो कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया है, क्या दिया हुआ है? -1। सॉरी 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 सॉरी, 3 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस -1। क्या बेटा? जी थैंक यू। स्लोप भी उन्होंने दी हुई है, मैं स्लोप भी इधर इसी पार्ट में डाल देता हूँ। नहीं बेटे, जी बेटे अभी मैं आपको बताता हूँ। जब आप y की जगह डालते हैं m, y की जगह सॉरी क्या करते हैं, 3 डालते हैं, और आप m की जगह क्या डालते हैं, 7 डाल देते हैं।
और आप क्या करते हैं जनाब, एक्स की जगह क्या डाल देते हैं, -1। तो हमारे पास सी कैसे आया बेटे, 3 इक्वल्स टू -7 प्लस सी और -21 इक्वल्स टू सी। सॉरी सॉरी, जी जी सॉरी सॉरी सॉरी, 3 + 7 इक्वल्स टू सी, तो 10 इक्वल्स टू सी बन जाएगा। जी आप सही कह रही हैं, हमें स्लोप मिल जाएगी इसकी इस तरह से भी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्होंने हमसे स्लोप मांगी ही नहीं है, इक्वेशन मांगी है। बात नहीं समझी मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि फिर हमें इस तरह से, क्या थी स्लोप 7 दी हुई थी, 7x प्लस स्लोप क्या निकली है 10। ये इक्वेशन एक मिल गई है हमें, मैं कह रहा हूँ कि ये हमें इस तरह से मिल गई है। तो इक्वेशन मिल गई ना यहाँ से हमें स्लोप मिलने से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें सी इंटरसेप्ट ना दिया हो तो हम क्या करते हैं, 7x, सॉरी, x+1, y इक्वल्स टू 7x+7+3 और y इक्वल्स टू 7x+10। वही इक्वेशन दोबारा भी हमारे पास डेवलप होती है। ठीक है, अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट दिया हो तो हम y, सॉरी, अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट ना दिया हो लेकिन एक कोऑर्डिनेट दिए हो और स्लोप दिए हो तो हम y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। निकाल के हमारे पास इक्वेशन क्या बननी थी, अगर मैं इसी को यूज करूं, क्या स्लोप दी हुई थी उसने में, y = 7x प्लस वाई इंटरसेप्ट निकाला तो क्या आया हमारे पास, 10। अभी आप मुझे बताइएगा कि इसके अंदर हमने स्टेप्स ज्यादा सॉल्व किए, फॉलो किए हैं या इसके अंदर, सेकंड वन के अंदर ज्यादा किए हैं? नहीं बेटे, ये ज्यादा आसान है, ये भूल जाता है। चले अब एक काम करते हैं, दोनों चीजें आपने नोट तो कर ली ना, मैं इधर से इरेज नहीं करता ताकि आप दोनों चीजें नोट कर सकें। आपने नोट बाद में करनी है ना। हमारे पास अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है, ये क्या है हमारे पास, स्लोप है, एम की वैल्यू आ गई, पासेस थ्रू अ पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस। अभी हम क्या करें, y = mx+c लिखें। अच्छा जी, y की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है। क्या करें अब हम, 3 = -10 प्लस c, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 2x प्लस, ये एक तरीका हो गया हमारे पास। यार इस तरह तो वाकई ये सॉल्व हो सकते हैं सारे। बेटे यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब क्या करें, मैं इसको इस तरह से समझा देता हूँ आपको, यहाँ लिख लीजिए, शायद आपके लिए आसानी हो जाए इस तरह से। बेटे P2 में जब क्वेश्चन आता है ना, तो ये जो दो ऊपर मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ना, इस तरह का सवाल आता है। जब भी P2 में आएगा आप y = mx+c के साथ सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप। तभी आता भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, P4 के अंदर बेटे जब ये आता है ना, तो ये आता है 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन। जब भी P4 में ये आता है तब आपको M भी आपको फाइंड करना होता है, C भी आपको फाइंड करना होता है, और M भी आपको फाइंड करना होता है। यहाँ के लिए आप फॉर्मूला लिख लें और याद कर लें, y-y1 = m × x-x1, ऐसे कर लें सिंपली। मेरा नहीं ख्याल ये दो फॉर्मूले को इतने मुश्किल हैं कि आपसे याद नहीं होंगे। अब ये बेटे अबू बकर ने सवाल पूछा, आपने कहा था कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। उसकी वजह है बेटे कि हमारे पास अब जितने भी पास पेपर्स आते हैं ना बेटे, उसके अंदर एक फॉर्मूला शीट साथ मिलती है। उस फॉर्मूला शीट में बेसिक फॉर्मूला सबका गिवन होता है। y = mx+c बेसिक फॉर्मूला ये आपको गिवन होगा।
ये नहीं गिवन होगा बेटा। जो डिराइव्ड फॉर्मूलाज है ना, वो नहीं गिवन होते उसके अंदर। इसलिए आपको कोई ना कोई फॉर्मूला तो ये वाला याद करना ही पड़ता। मेरा ख्याल है अब आप बाकी 2 पेजेस सॉल्व करने के काबिल हो गए होंगे, इसलिए मंडे को हम वर्कशीट का बकाया हिस्सा सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर मैथ्स।